तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मध्य प्रदेश जो वर्ग 3 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जो चयन परीक्षा में जिनका नाम मेरिट और वेटिंग में आ चुका है, उन सब के मन में एक ही जिज्ञासा है कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी त्रुटियां होने पर उनमें डीबी से बाहर कर दिया जाएगा, और क्या डीबी ऑनलाइन होगा या डीबी ऑफलाइन होगा, क्या ईडब्ल्यूएस की पात्रता क्या रहेगी, और जो गेस्ट हैं वो उनको किस प्रकार से लाभ मिलेगा, और अन्य से जो गलतियां हो चुकी है उनके संबंध में ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, इस तरह आपके सभी प्रकार के यहाँ क्वेश्चन मैं लेने की यहाँ कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड की यदि हम बात करते हैं, आपने 12th प्लस डीएलएड से यदि फॉर्म डाला है तो फिर आपको 12th की जो अंक सूची है वो अपलोड करना रहेगी, और आपको इसके साथ में डीएलएड जो आपकी होती है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको कोई चीज़ अपलोड नहीं करना पड़ेगा और रोजगार पंजीयन सब साथ में ले जाना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट में आपका कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। यदि छोटी मोटी माइनर स्पेलिंग मिस्टेक है और ये से सब जो जानकारी है वो हम आगे देखेंगे, तो ये रहेगी आपकी 12th पास करने वालों ने। और साथ ही साथ में आपको यदि ईडब्ल्यूएस से आपका हुआ है तो फिर आपको ईडब्ल्यूएस भी यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, और जिसका जो कैटेगरी से हुआ है, यानी सपोज कीजिए आपका किसी का एससी से हुआ है, किसी का एसटी से हुआ है, तो एससी एसटी, और किसी का ओबीसी से हुआ है तो इसमें संबंध में उनको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना रहेगा। ठीक है, तो ये आपको करना रहेगा। यदि आप ये कैटेगरी का लाभ लेना चाहेंगे तो फिर इस तरह का आपको काम करना पड़ेगा। अब दूसरे जो संभावना है कि आपने फॉर्म डाला होगा, वो एक तो आपने ग्रेजुएशन जो है उससे और प्लस आपने डीएलएड से फॉर्म डाला है, तो फिर आपको ये अपलोड करना पड़ेगा, और बाकी जो आगे का डॉक्यूमेंट मैंने बताया था वो सभी अपलोड आपको करना पड़ेगा, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है। और यदि किसी का यूआर से सिलेक्शन हुआ है, किसी का यूआर से सिलेक्शन यानी कोई एससी का है, कोई एसटी का है, कोई ओबीसी का है, और उनका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी से हुआ है, तो इस स्थिति में ना तो आपको ईडब्ल्यूएस अपलोड करना रहेगा और ना ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो ये तो रहा आपको अपलोड करने का प्रोसेस कि आपको ये अपलोड करना रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात समझते हैं हम कि प्रक्रिया क्या रहेगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मेरे दोस्तों, अब डीबी की प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी। ठीक है, तो पूरी तरह से ये ऑनलाइन लेकिन नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए इस बात को। तो डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, और पहली बार आपका ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगा। जब आपका स्कूल चॉइस फिलिंग होगा, स्कूल का जब चॉइस फिलिंग होगा तो उस समय आपको जब ज्वाइनिंग दी जाएगी उस समय आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ये जिला शिक्षा कार्यालय में ही होगा। तो जो डबल तरीके से पहले बुलाया जाता था उसमें एक बार ऑनलाइन होगा और दूसरी बार ऑफलाइन होगा। दूसरी बात जो है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि क्या क्या होने वाला है। तो जो वर्ग 2 में एक जो ये सीट विभाग तरफ से जारी की गई है, इसमें अभ्यर्थियों के लिए जो एफएक्यू है वो यहाँ क्या होने वाला है उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। क्या चयन प्रवर्ग जो है दिव्यांग श्रेणी, भूतपूर्व सैनिक, अतिथि शिक्षक, आरक्षित प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है क्या? तो ये परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इन लोगों का कहना है। ये देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है जी नहीं, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और अगला है कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन आधिकारिता को नहीं है। ये कहना ये चाहते हैं कि जो रिजल्ट आपका जारी हुआ है, जो मेरिट जो जारी हुई है, जैसा रिजल्ट है उसमें परिवर्तन करने की परमिशन इन चयन करने वालों के पास नहीं है। ये बात ये कहना चाहते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इन विभाग ने ही बनाया है ये कि अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा। तो जैसे ये फॉर्म डला था
उस समय ये इन्होंने ये जो अभी इनका ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है वो 30 अप्रैल 2025 तक के अनुभव इसमें मान्य इनने बताया था। ठीक है, अब हमारी कैटेगरी में यहाँ कब तक के ये मान्य करेंगे, ये इनकी गाइडलाइन जब जारी होगी उस समय देखने वाली होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है, अनुभव क्या होना चाहिए। तो जिनका अतिथि शिक्षक श्रेणी से चयन हुआ है उनका अनुभव क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे जो है वो हम देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश शासकीय से जो शाला है उसमें न्यूनतम 200 दिवस तथा 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया हो, या आपका 200 दिन भी कंप्लीट होना चाहिए और 3 सत्र भी कंप्लीट होना चाहिए, और एक सत्र में 30 दिन से कम आपका अनुभव नहीं होना चाहिए, तो आपका जो अतिथि शिक्षक की जो क्राइटेरिया है वो पूरा माना जाएगा। और अगला, स्कूल शिक्षा विभाग से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, यहाँ इन्होंने स्पष्ट ये कहा है, लेकिन अगले ही क्रम में इन्होंने अपने ही जवाब को फिर से चैलेंज किया है कि जनजातीय कार्य विभाग जो है यदि उसके सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से आपका ऑफलाइन भी अगर शिक्षक प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र बना हुआ है तो फिर आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, आपका प्रमाण पत्र ले लिया जाएगा। ठीक है, और जो अगली जो हम बात करते हैं, जो अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि, पत्र उपाधि नियमित रूप से प्राप्त की है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा। तो ऐसी स्थिति में जिस सत्र में नियमित शिक्षक, नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्र उपाधि प्राप्त की है आपने, और उस सत्र का अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन अगले ही जो दूसरी लाइन है उन्होंने इसमें थोड़ा सा ये भी स्पष्ट किया है कि ये क्या नहीं हो सकता है। तो शासकीय शाला जिसमें अतिथि शिक्षक का अनुभव प्राप्त किया है और उस स्थान जहां आप अतिथि का काम कर रहे थे उसी गांव या शहर में कॉलेज था जहां से आप पत्र उपाधि प्राप्त कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य किया जाएगा। ठीक है, दोनों स्थिति क्लियर हो गई। तो अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र कम मान्य नहीं रहेगा जब आपने अतिथि शिक्षक का काम भी किया है और साथ में बीए, बीएड, बीएससी जो कुछ भी डिग्रियां हैं वो भी की है 12th पास होने के बाद में, और वो आप जहां काम कर रहे थे उस जगह से थोड़ी दूर है वो स्कूल कॉलेज, तो फिर आपको उसका लाभ अतिथि प्रमाण पत्र का नहीं मिलने वाला है। और यदि वो जिस जगह आप अतिथि काम कर रहे थे उसी शहर ग्राम में यदि आपका कॉलेज स्थित है जहां से आप पत्र उपाधि प्राप्त कर रहे थे तो फिर आपका मान्य हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन भी अतिथि के रिलेटेड ही विभाग ने बनाया है। अतिथि शिक्षक श्रेणी में किसी का चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है, तो इस स्थिति में उसको क्या करना होगा। तो मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थीता अमान्य होगी, यानी जब मुख्य चयन सूची जो जारी हुई है उसमें आपकी अभ्यर्थीता अमान्य हो जाएगी, और फिर यदि जब अमान्य हो जाएगी तो क्या करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रतीक्षा सूची जो सामान्य सूची रहेगी उस मेरिट में आपको गिना जाएगा। गैर अतिथि प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। ठीक है, तो कौन सी सूची से होगी, प्रतीक्षा सूची से होगी। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। जैसे कोई अदर राज्य का है और वहाँ का जाति प्रमाण पत्र यदि आप मध्य प्रदेश में लगाना चाहते हो तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपका राज्य का जाति प्रमाण पत्र का आरक्षण का लाभ आपके ही राज्य में मिलता है, और इस नियम से हम सभी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि हमें आरक्षण का जो लाभ मिलता है वो हमारे ही राज्य में हमें मिलता है, दूसरे राज्य में हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, वहाँ हम सामान्य श्रेणी में गिने जाते हैं। 7वां क्वेश्चन जो है, जाति प्रमाण पत्र किसके नाम का होना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपने पिता के नाम का ही होना चाहिए, पिता के नाम के साथ होना चाहिए।
विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम के साथ बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अगर इन्होंने पति के साथ प्रमाण पत्र बनवाया है, वैसे बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बन गया है तो वो मान्य नहीं रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि पीईबी और ईएसबी में पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस पर टिक किया किंतु ईडब्ल्यूएस से नहीं आता है तो क्या करूं। अब मुख्य जो चयन सूची है ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग की जो अभ्यर्थिता है वो आपकी अमान्य हो जाएगी। जब ईडब्ल्यूएस मेरिट लिस्ट में आप आ चुके हैं तो वहां से आप निकल जाओगे और फिर कहाँ जाके आ जाओगे, सामान्य जो मेरिट लिस्ट है उसमें यदि आपके नंबर उतने हैं तो उसमें आ जाओगे, नहीं तो आपकी प्रतीक्षा सूची में नाम चला जाएगा और फिर वहां से जब वेटिंग क्लियर होगी तब आपको लिया जाएगा। ठीक है। और 9वां क्वेश्चन है, यदि महिला है और ईडब्ल्यूएस होने की स्थिति में किसी आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। किसकी आय के आधार पर? तो आपके जो विवाहित होने पर पति की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र, और अविवाहिता आप हैं तो आपके पिता के आय के आधार पर जो जारी प्रमाण पत्र होता है वो मान्य होगा। और ठीक है, दोनों स्थिति इसमें क्लियर हो चुकी है। जो 10 नंबर बिंदु में यहाँ से बोला है किसी ने कि मैंने पीईबी ईएसबी की पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश एससी पर टिक कर दिया, यानी शेड्यूल कास्ट पर टिक कर दिया इनने, और जबकि ये शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं या आती है कोई, तो क्या उसको एसटी में नियुक्ति मिलेगी? तो उसने गलती से एससी में टिक किया था और फिर वो आता तो एसटी से है, तो क्या उसको एसटी में नियुक्ति मिलेगी? तो इस स्थिति में क्या होगा, मुख्य चयन सूची से आरक्षित प्रवर्ग की अभ्यर्थिता अमान्य हो जाएगी। ठीक है, आपका रिजल्ट जारी हुआ एससी में तो एससी से तो आपका अमान्य हो जाएगा। अब कौन सी सूची से आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी, तो वह आपकी प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही होगी। आपको भी उठाकर यहाँ वेटिंग लिस्ट में सम्मिलित कर लिया जाएगा, और यदि आपके नंबर मेरिट में आने वाले हैं तो आपको मेरिट से ले सकते हैं, नहीं तो ये प्रतीक्षा सूची से आपकी कार्यवाही करेंगे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 11वां क्वेश्चन बनाया है कि मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया था, क्या मेरी अभ्यर्थिता अमान्य होगी? तो जो मुख्य चयन सूची है उसमें आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य होगी, जिसका आपका भूतपूर्व सैनिकों के हिसाब से जो आपका रिजल्ट आया है, जहां मेरिट आई है, वो आपका अमान्य हो जाएगा। और फिर आपको उसी तरह आपको प्रतीक्षा सूची से यहाँ से कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में आपका ये होने वाला है। और अगला जो है हमारा दिव्यांगता का प्रकार। दिव्यांग का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है, क्या दिव्यांग का प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो दिव्यांग का प्रकार संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे विभाग ने स्पष्ट पहले ही बोल दिया था कि आपकी जो कैटेगरी है क्या इधर से बदल सकती है, तो इन्होंने स्पष्ट कहा था हमारे पास जैसा रिजल्ट आया है हम वैसे ही रिजल्ट पर कार्रवाई करेंगे, हमें मेरिट लिस्ट बदलने का जो पावर है, परमिशन है, वो नहीं है, ये सिर्फ चयन प्रक्रिया संभालेंगे। और जब आपको उस प्रवर्ग में लाभ नहीं मिलेगा तो आपको प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा। अब जो 13वां क्वेश्चन किसी का है कि मेरे पास दिव्यांग प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा? तो अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र मान्य नहीं होते हैं। जैसे ये यहाँ बोला है इन्होंने कि अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र अमान्य होते हैं, और उस स्थिति में आपकी भी लिस्ट वेटिंग में जाएगी और फिर उसी हिसाब से आपकी कार्यवाही होगी। और जो 14वां क्वेश्चन है, एक सत्र में 2 उपाधि किसी ने हासिल की है और दोनों यदि नियमित है तो आपकी अभ्यर्थिता अमान्य हो जाएगी। देखिए इन्होंने यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है ये वाला कि यदि आपने 2 उपाधि एक सत्र में प्राप्त की है और दोनों रेगुलर है तो उस स्थिति में आपकी जो अभ्यर्थिता है, जो उम्मीदवारी है, उसको ये निरस्त कर देंगे और आपको जो चयन सूची से बाहर किया जा सकता है। तो यदि एक नियमित है, एक तो आपकी रेगुलर है, दूसरी आपकी प्राइवेट है, तो आपकी अभ्यर्थिता मान्य होगी। ठीक है, यहाँ 2 डिग्री वाले रूल भी इन्होंने क्लियर कर दिया है।
और अगला जो है कि एक नियमित उपाधि के साथ एक नियमित पत्र उपाधि होने पर अभ्यर्थिता अमान्य होगी, ये हमने समझ लिया है। और इसके बाद में एक नियमित उपाधि एवं एक स्वाध्यायी, मतलब जो स्वाध्यायी का कहने का प्राइवेट है ना, होने पर अभ्यर्थिता मान्य होगी। अब केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्या मान्य होगा? जो केंद्रीय सेवाएं हैं उसके लिए आपका केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र बनता है, और यदि वो आपके पास है तो क्या वो मान्य होगा? तो इन्होंने बिल्कुल कहा है कि वो मान्य नहीं होगा। ठीक है। और अभ्यर्थिता उपरांत महिला के नाम में परिवर्तन, जो महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत यदि उसके नाम में परिवर्तन आया है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शपथ पत्र देना पड़ेगा। यहाँ स्पष्ट बताया है कि आपका शपथ पत्र से काम हो जाएगा। अब जो ये जो क्वेश्चन है 17वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या बोनस अंक हटाने पर शेष के आधार पर चयन की पात्रता परीक्षा होगी? तो जैसे हमारे बहुत सारे भाई, जो बहुत सारे बहनें, बहुत सारे शिक्षक भाई, बहुत सारी शिक्षिका बहनें हैं, उन्होंने RCI से मान्यता प्राप्त विशेष जो शिक्षा में डिप्लोमा पर टिक कर दिया है, उसके चलते उनको बोनस मिल चुका है। और भी बहुत सारे बोनस अंक इसमें होते हैं। यदि वो बोनस अंक आपको मिल गए हैं और उन स्कोर बनकर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, और यदि वो अंक हटते हैं तो फिर आपकी पात्रता नहीं रहेगी, आपकी अभ्यर्थिता अमान्य हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह यहाँ आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसमें ये समझ लीजिए कि यदि RCI नहीं भी लिखा है तो आपको अपने हिसाब से इसमें समझना है कि आपने यदि RCI से डिप्लोमा नहीं किया है और वो टिक कर दिया है आपने, तो उस स्थिति में आपका चयन लिस्ट से बाहर होने वाला है। और चलते चलते मैं आपको एक दो बातें और भी बता देना चाहता हूँ जिससे आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब जो मैं डाउट आपका लेने वाला हूँ वो ये है कि किसी ने बोला है कि जैसे कि मेरा नाम है, इस समय आपको मैं अपने ही नाम से क्लियर करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपकी स्थिति क्लियर हो कि मेरा नाम परवत सिंह है। जैसे इसमें ये मैं लिखता हूँ, चलो ये हिंदी में लिख देता हूँ, मेरा नाम परवत सिंह है। और यदि मेरे डॉक्यूमेंट में नाम मेरा ये तो मेरा नाम है, और यदि मैंने जो अभी मेरे डॉक्यूमेंट है उसमें मेरा नाम परवत सिंह राठौर है, तो क्या मेरी अभ्यर्थिता मान्य होगी या अमान्य? ये मैंने लिख दिया है, ये परवत सिंह राठौर। और यदि आपका इस तरह का मिस्टेक है तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी फॉर्म में नाम आपका आधा है और डॉक्यूमेंट में नाम आपका सरनेम सहित है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, चौथी बात ये है कि जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि उनकी स्पेलिंग में त्रुटि है, तो देखिए यदि उपनाम ही हटा है या लगा है उससे आपको दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको यह है कि स्पेलिंग से भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है। और यदि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।